नमस्कार साथियों, फिर एक बार आप सभी का नमस्कार करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आज अपन जो रिवीजन क्लास आपके समक्ष लेने वाला हूं, आपने कल का वीडियो अगर देखा होगा, अगर रेगुलर दर्शक हो, मेरे नियमित दर्शक हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज अपन वन संपदा को उस ज्योग्राफी के टॉपिक को कवर करेंगे और स्पीडली तरीके से किस प्रकार से रिवाइज किया जा सकता है, मैं उसकी पूरी कोशिश आप सभी के समक्ष करूँगा। आप सभी जुड़े रहे, थोड़ा स्पीड में बोलूँगा। अगर मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को देखे, ना इंटरेस्ट आ रहा है तो निकल जाए। मुझे व्यूज़ की लालसा या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो के फैलाव की लालसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपके सभी स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं समय व्यर्थ न करते हुए अपनी क्लास को शुरू कर रहा हूँ वन संपदा के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के भीतर सबसे पहले शिकार पर कहीं के प्रतिबंध लगाने वाली रियासत यदि कोई थी तो टोंक रियासत थी, जिसने 1901 के भीतर शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। फिर बात करें तो राजस्थान के भीतर वनों से संबंधित नियम बनाने वाली कहीं या फिर योजनाएं बनाने वाली यदि कोई रियासत थी तो जोधपुर रियासत थी। राजस्थान के भीतर सबसे पहले यदि वन अधिनियम किसी ने कहीं जारी किया था तो वो अलवर रियासत थी, जिसने 1935 के अंतर्गत वन अधिनियम जो था वो वन अधिनियम कहीं जारी किया था। इस बात को याद रखें। और वहीं बता दूं कि राजस्थान के भीतर जो वन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो जयपुर के भीतर कहीं हुई थी, 1950 के भीतर हुई थी। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके 18 फरवरी 2010 को राजस्थान के भीतर पहली वन एवं पर्यावरण नीति जारी की गई थी। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान के द्वारा जो पहली वन एवं पर्यावरण नीति जारी की गई थी, ये राजस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली भारत के अंतर्गत पहली राज्य वन एवं पर्यावरण नीति जो थी वो कहीं की हुआ करती थी। फिर नवीनतम जो अभी कहीं की हाल ही के अंतर्गत जो राजस्थान के द्वारा वन एवं पर्यावरण नीति जो जारी की गई है वो एक प्रकार से 5 जून 2023 को कहीं की जारी की गई है। इस नवीनतम जो पर्यावरण नीति है 5 जून 2023 को जो जारी की गई है, इसकी कहीं की उद्देश्य, इसका टारगेट जो है, लक्ष्य जो है वो यही है कि आने वाले 20 वर्षों के अंतर्गत वन आवरण को, वन क्षेत्र को 20% तक बढ़ाया जाना है। अब बात करते हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार जो वन है, फॉरेस्ट है, उनको कहीं की 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। कौन कौन से भाग? आरक्षित वन जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कहीं की कहा जा सकता है। फिर कहीं की बात आए तो रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा सकता है। अवर्गीकृत वन जिन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा सकता है। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे आरक्षित वन की बात करेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे। ये जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये राजस्थान के भीतर कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 3695 मतलब कि 36.95% भाग के अंतर्गत विस्तृत है। मतलब कि आप कह सकते हो कि आरक्षित वन जो है, रिजर्व फॉरेस्ट जो है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 12,19,867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। ये जो आरक्षित वन है, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण के अधीन होते हैं। इसलिए इन आरक्षित वनों के भीतर, रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर लकड़ी को काटने व पशुओं को चराने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ये आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट राजस्थान के भीतर 3 जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यूएसए नहीं, यूसीए। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर आरक्षित वन या फिर रिजर्व वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। उदयपुर के साथ साथ बात करोगे तो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर आरक्षित वन या फिर रिजर्व फॉरेस्ट जो हुए सर्वाधिक पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ यदि बात करोगे तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो आरक्षित वन है, ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। साथ ही साथ बात करें आरक्षित वनों की बात करें तो अपन रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन की बात करते हैं, जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये तो रक्षित वन है, ये सुरक्षित वन है जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 36 के बाद 46 नहीं 56.43% भाग के अंतर्गत विस्तृत है। ये जो कहीं कहीं रक्षित वन है या फिर कहीं कहीं ये जो सुरक्षित वन है, जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 18,629.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर पाए जाते हैं। इन रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन के भीतर लकड़ी को काटने में, पशुओं को चराने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन जो हुए करके इनके भीतर लकड़ी को काटने में, पशुओं को चराने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा कि रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन जो हुए कर राजस्थान की कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 56.43% भाग के अंतर्गत विस्तृत है। मतलब कि रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन वे वन हुए जो राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले कहीं कहीं वन है। इस बात को याद रखें। ये जो कहीं कहीं रक्षित वन है या फिर सुरक्षित वन है राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। 12 के बाद बात करो तो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये रक्षित वन या सुरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। करौली डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो रक्षित वन है, ये सुरक्षित वन है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। रक्षित वन या फिर सुरक्षित वनों के बाद बात करें हमारे सामने जो वन आते हैं वो अवर्गीकृत वन आते हैं, जिन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो कहा जा सकता है। ये जो अवर्गीकृत वन है या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिन्हें कहा जाता है, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर कुल वन क्षेत्रफल के भीतर कितने वर्ग 6.62% भाग पर कहीं पाए जाते हैं। आप कह सकते हो अवर्गीकृत जो वन है या फिर
ये जो अवर्गीकृत जो वन है या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 2185.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर पाए जाते हैं। ये जो कहीं कहीं अवर्गीकृत वन हुए, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हुए, इन वनों के भीतर लकड़ी को काटने या पशुओं को चराने के पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। जब किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, लकड़ी को काटने या पशुओं को चराने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, ऐसे वन अपने साइड पाए जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि आरक्षित वन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये जो अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट राजस्थान के भीतर सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बाद अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये जो अवर्गीकृत वन है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है ये राजस्थान के भीतर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है मतलब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो हुआ करके वो कहीं के पाया जाता है। इस बात को याद रखिए। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 3 नहीं 4 1 6 4161 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो कहीं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल जो हुआ वो कहीं के पाया जाता है। प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है। उदयपुर की बात कर ले, उदयपुर के बाद बात करें तो बात आती है प्रशासनिक प्रतिवेदन के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 2250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करो तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 2200 से बैक का जो 1810 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो UCA मतलब कि आप कह सकते हो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है 1789 मतलब 1789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली वो पाया जाता है। इसमें चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करूँ राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के बाद राजस्थान के भीतर प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट में सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है करके वो एक प्रकार से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हुआ पाया जाता है। प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली जो पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली जो पाया जाता है वो 37.46% प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो राजस्थान के भीतर प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% एक्चुअली पाया जाता है। बात करूँ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 35.50 नहीं 35.49% जो है करके वो कहेंगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। बात करो आप कह सकते हो करौली डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक 1% पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली पाया जाता है करके वो एक प्रकार से कहेंगे 35 से बैक चले जाओ तो 32.77 जो एक्चुअली प्रतिशत कहेंगे हैं करके 32.77% करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल करौली डिस्ट्रिक्ट के कुल 1% पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक 1% एक्चुअली पाया जाता है। बात करूँ तो 12 डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक 1% पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के कुल 1% 12 नहीं 32.18% जो एक्चुअली है 12 डिस्ट्रिक्ट में कुल 1% पाया जाता है। इस बात में सर्वाधिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से हनुमानगढ़ जिले के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है 79 के बाद 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के बाद बात करो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है कि 242 के बाद 246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। जोधपुर की बात कुछ नहीं। फिर बात करें तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% जो पाया जाता है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 0.57% एक्चुअली जो है 0.57% है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% हुआ वो कहीं पाया जाता है। इस बात को चूरू डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली जो पाया जाता है करके
वो एक प्रकार से कहीं न कहीं जो है करके वो एक प्रकार से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% जो हुआ वो पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 1.08% जो है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% जो पाया जाता है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली पाया जाता है करके वो 1.36 जो प्रतिशत हुआ वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली पाया जाता है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 1.58% है। वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। अब अपन बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकृत किया गया है उनके अंदर सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन हुए जिन्हें कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहा जा सकता है। उनकी बात करें शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है या फिर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, इन वनों को जीरोफाइट्स वन या फिर इन वनों को मरुद्भिद वन कहा जा सकता है। ये जो उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन है या फिर शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है, इन वनों को ये वन जो है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 6.86% भाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस बात 6.26% भाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस बात को अंतर्गत शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या फिर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की बात करो तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आते हैं जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जा सकता है। ये जो उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है, ये वन राजस्थान के भीतर कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 28.38% भाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वन जो हुए उनके बाद यदि बात करें तो हमारे सामने शुष्क सागवान वन जो हुए वो आते हैं ड्राई टिक फॉरेस्ट जिन्हें कहा जा सकता है। शुष्क सागवान वनों के भीतर सागवान वृक्षों की टिक जो ट्री है उनकी घन की अधिकता पाई जाती है। ये जो शुष्क सागवान वन हुए इन वनों को मानसूनी वन या फिर चौड़ी पत्ती वाले जो वन है वो भी घन की कहा जाता है। ये जो सागवान जो वृक्ष होता है वो अधिक सर्दी को या फिर अधिक पाले को सहन नहीं कर सकता। ये जो शुष्क सागवान वन होते हैं इन वनों के भीतर 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वो घन की होती है। शुष्क सागवान वन जो हुए करके ये 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों के भीतर घन की पाए जाते हैं। सागवान का जो वृक्ष होता है वो फर्नीचर बनाने, सागवान वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। शुष्क सागवान वन जो है राजस्थान के भीतर कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 6.86% भाग के भीतर कहीं के विस्तृत होते पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वनों के बाद बात करोगे तो हमारे सामने उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो आते हैं। ये जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन एक्चुअली हुए करके ये राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो सिरोही के माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन हुए इन वनों के भीतर जैव विविधता जो है इन वनों के भीतर सघनता बहुत अधिक पाई जाती है। इसके चलते जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन हुए इन वनों के भीतर सदाबहार वनस्पति और अर्ध सदाबहार वनस्पति दो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन हुए इन वनों को अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो भी कहीं कहा जा सकता है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 0.39% भाग पर कहीं के विस्तृत है वो कहीं पाए जाता है। इस बात को याद रखें। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के भीतर जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और कहीं की बात करें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन हुए इन वनों के भीतर प्रमुख जो वृक्ष है वो कौन कौन से पाए जाते हैं? जामुन का वृक्ष कह दो, आम का वृक्ष कह दो, बेल का वृक्ष कह दो, ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के भीतर प्रमुख वृक्ष जो है वो कहीं पाए जाते हैं। राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो दौक या धौकड़ा के वन पाए जाते हैं। लेकिन शुष्क वनों के भीतर सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अब राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति की बात करेंगे जिसके भीतर सबसे पहले अपन खेजड़ी जो वृक्ष हुआ उसकी बात करेंगे। खेजड़ी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वो खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम देखने को मिलता है। खेजड़ी वृक्ष के बहुत सारे उपनाम देखने जैसे कि राजस्थान के गौरव जो है वो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। राजस्थान के गौरव के साथ साथ बात करो खेजड़ी वृक्ष को ग्रंथों के भीतर समी वृक्ष जो है वो कहा गया है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान के कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा के अंतर्गत खेजड़ी जो वृक्ष एक्चुअली कही गई हैं, खेजड़ी जो वृक्ष हैं करके खेजड़ी जो वृक्ष एक्चुअली कही गई हैं इसको स्थानीय भाषा के अंतर्गत झांटी या फिर सिमलो जो है वो कहीं के कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को फाइनली खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष डिक्लेयर किया गया था। ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी जो पत्तियां होती है वो लूम या फिर लूंग कहलाती है। खेजड़ी वृक्ष से जो फल की प्राप्त होती है उसे सांगरी कहा जाता है। ये सांगरी सूखने के बाद खोखा कहलाती है। इस बात को याद रखें। ये जो खेजड़ी जो वृक्ष होता है इसकी विजयदशमी के अवसर पर दशहरा के अवसर पर पूजा की जाती है। खेजड़ी जो वृक्ष है वो परमार वंश या फिर तोमर वंश का आराध्य वृक्ष इष्ट वृक्ष है। इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1991 के भीतर ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। 1973 के भीतर एक छिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने
1973 के भीतर टिहरी बांध जो उत्तराखंड के भीतर है उसको लेकर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन चला था, उस चिपको आंदोलन का यदि प्रेरणा स्रोत, इंस्पायरेशन सोर्स यदि किसी को माना जाना गया था, प्रेरणा स्रोत किसी को माना गया था, तो वो खेजड़ी वृक्ष को माना गया था। इस बात को याद रखें। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक यदि कहीं पर पाई जाती है तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के भीतर भी जोधपुर में सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है। खेजड़ी के बाद बात करोगे तो राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली वनस्पतियों के अंतर्गत अपन रोहिड़ा वृक्ष की बात करेंगे। रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है रोटी मतलब टिकोमेला एंडुलेटा जो है वो रोहिड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम देखते हैं। रोहिड़ा जो वृक्ष हुआ इसके रोहिड़ा वृक्ष की लकड़ी से फर्नीचर जो है वो कहीं बनता है, इसीलिए रोहिड़ा वृक्ष का एक उपनाम देखने को मिलता है। राजस्थान का सागवान इसे कहा जाता है। साथ ही साथ टिकोमेला एंडुलेटा मतलब कि मरु टिक्का भी कहेंगे रोहिड़ा वृक्ष का उपनाम जो है वो देखने को मिलता है। 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा वृक्ष के पुष्प को राजस्थान का राज्य पुष्प डिक्लेयर किया गया। मैंने कहा कि रोहिड़ा वृक्ष की लकड़ी समय से मतलब। रोहिड़ा वृक्ष के बाद यदि बात करें तो हमारे सामने साल या फिर सालर वन आता है। जिस साल या फिर सालर वन का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है सहराता। बोश वालिया जो सहराता है उसका वानस्पतिक नाम वैज्ञानिक नाम जो है वो देखने को मिलता है। साल या फिर सालर वन जो है वो 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाली उन अरावली की ढालों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। साल या फिर सालर वन का उपयोग जो होता है वो पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने के अंतर्गत कह दो या फिर माचिस बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। इस बात को याद रखें। ये जो साल या फिर सालर वन जो हुए गोंद की प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। साल या फिर सालर वनों के भीतर सालर वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। साल या फिर सालर वनों के अंतर्गत सालर वृक्षों के अलावा भी थोंक के वृक्ष कह दो, कठीरा के वृक्ष कह दो या फिर धावड़ जो वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये साल या फिर सालर वन जो हुए करके ये राजस्थान के भीतर अजमेर के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अजमेर के साथ साथ अलवर के भीतर ये साल या फिर सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अलवर के साथ साथ अजमेर और अलवर के साथ साथ बात करोगे तो राजसमंद जिले के भीतर साल या फिर सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करोगे तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये साल या फिर सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। साल या फिर सालर वन के बाद बात करोगे तो हमारे सामने ढांग कह दो, पल्लास कह दो, खाकरा जो वन हुए वो आते हैं। ढांग, पल्लास, खाकरा वन जो हुए इनका जो वैज्ञानिक नाम हमारे सामने आता है वो डी नहीं बी ड्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसका वैज्ञानिक नाम आता है। ये जो ढाक वन है, पल्लास वन है, खाकरा वन है, इन वनों पर पाए जाने वाले लाल रंग के फूलों के कारण इन्हें कहीं कहीं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ये जो ढांक वन, पल्लास वन, खाकरा वन जो हुए इन वनों की जो लकड़ी होती है वो जलाने के लिए और कोयला बनाने के लिए काम आती है। जो ढांक वन है, पल्लास वन है, खाकरा वन है, ये उन कहीं न कहीं मैदानी या फिर पठारी भागों के अंतर्गत पाए जाते हैं जहाँ पर जो धरातल होता है वो पथरीला होता है, कंकरीला होता है, कठोर होता है। इस बात को याद रखें। ढांक, पल्लास या फिर खाकरा वन राजस्थान के भीतर अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अजमेर के साथ साथ अलवर के भीतर ये ढांक, पल्लास या फिर खाकरा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अजमेर और अलवर के साथ साथ बात करोगे तो अजमेर और अलवर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के भीतर ढांक, पल्लास या फिर खाकरा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। मैंने कि जैसा कहा कि ढांक, पल्लास या फिर खाकरा वनों पर लाल रंग के फूल होते हैं और लाल रंग के फूल होने के कारण लाल रंगों के फूल से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है, नेचुरल कलर बनाया जाता है। इस बात को याद रखें। ढांक, पल्लास या फिर खाकरा वन के बाद अपन चंदन वन की बात करते हैं। चंदन सरी की माटी, हल्दी घाटी, मतलब कि चंदन वन जो है हल्दी घाटी और नाथ द्वारा जो जगह है राजसमंद के भीतर वहां पर पाया जाता है। चंदन वन के बाद एक ब्रैकेट हमारे सामने आता है जिसके भीतर बातें लिखी गई। एक सागवान जो वृक्ष हुआ वो कह दो, रोहिड़ा का वृक्ष हुआ वो कह दो, साल या फिर सालर का जो वृक्ष हुआ वो कह दो, शीशम का वृक्ष हुआ। इन वृक्षों से कहीं की इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है। अब कहोगे धोकड़ा जो वृक्ष हुआ वो कह दो, अब खैर का वृक्ष कह दो, अब बबुल का वृक्ष कह दो। इन वृक्षों से अपन को कहीं चारकोल प्राप्त होता है, लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। खेजड़ी वृक्ष के अपन को ईंधन की प्राप्ति होती है। इस बात को याद रखें। उसके बाद बांस जो वृक्ष हुआ उसकी बात करते हैं। बांस वृक्ष का वैज्ञानिक जो नाम देखने को मिलता है वो बम्बूसा वल्गरिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं बांस को? बम्बू वो कहते हैं, तो बम्बूसा। क्योंकि बांस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या देखने को मिलता है? बम्बूसा वल्गरिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। बांस जो वृक्ष है ऐसे आदिवासियों का हरा सोना या फिर आदिवासियों की इमारती लकड़ी इसे कहा जाता है। ये जो बांस एक्चुअली राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाया जाता है बाउची को, क्योंकि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के भीतर बांस सर्वाधिक पाया जाता है। बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो कहीं बांस का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। उदयपुर के साथ साथ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर बांस का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ कोटा डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो बांस वृक्ष है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो बांसवाड़ा का जो नाम पड़ा है वो बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा है। ये जो बांस एक्चुअली जो है ये पूरे विश्व की सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाली घास है। बांस के खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2006-07 के भीतर राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी। लेकिन 2015-16 के भीतर इस राष्ट्रीय बांस मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन इसका नाम कर दिया गया था। बाकी कुछ नहीं किया गया सरकार के द्वारा। बांस के बाद यदि बात करोगे तो गोंद की जो बात है वो करते हैं। गोंद जिसके बबूल से अपन को गोंद प्राप्त होता है, पीपल से अपन को गोंद प्राप्त होता है, नीम के वृक्ष से अपन को गोंद प्राप्त होता है, खेजड़ी के वृक्ष से अपन को गोंद प्राप्त होता है, साल या फिर सालर वृक्ष से अपन को गोंद प्राप्त होता है, डाक, पल्लास या फिर खाकरा वन से अपन को गोंद प्राप्त होता है। गोसो मतलब कि चौटन करके जगह है बाड़मेर के भीतर जो कहेंगे गोंद के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गोंद के बाद बात तो आंवल करके एक झाड़ी आती है। मैं बता दूं आंवल जो झाड़ी है वो एक प्रकार से जोधपुर और पाली क्षेत्रों के भीतर पाई जाने वाली एक झाड़ी है जो कहेंगे जिसका इस आंवल झाड़ी का प्रयोग जो होता है वो चमड़े को साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। इस बात को याद रखें। उसके बाद यदि बात करें
उसके बाद यदि अपन बात करें करके क्या नाम आता है, आवर्तधारी के बाद यदि बात करें तो हमारे सामने तेंदू का जो वृक्ष हुआ होता है, इस तेंदू के वृक्ष का जो स्थानीय नाम देखने को मिलता है वो टेमरू नाम देखने को मिलता है। तेंदू का वृक्ष का जो पत्ता होता है उससे बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। मयूर बीड़ी कारखाना है जो सरकारी कारखाना है जो टोंक के भीतर स्थित है। 1974 के अंतर्गत, याद रखना 1974 के अंतर्गत कहीं न कहीं जो था तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण जो था वो किया गया था। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये हो गया कि तेंदू के पत्ते का व्यापार अब केवल सरकार कर सकती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। इस बात को याद रखें। ये तेंदू का जो वृक्ष होता है ये राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, नहीं मतलब प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर तेंदू का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो तेंदू डी नहीं सी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर तेंदू का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के साथ हाड़ौती वाले इस क्षेत्र के भीतर कोटा, बाराबंकी, झालावाड़ यहाँ पर कहेंगे तेंदू का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। इस बात को याद रखें। तेंदू के बाद बात करूँ खैर का वृक्ष जो है वो आता है। खैर के वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है केशिया कटेचू है। केशिया कटेचू, अकेशिया कटेचू है। अकेशिया कटेचू जो है वो खैर के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। खैर के वृक्ष की चाल, खैर के वृक्ष के तने की चाल को कहीं न कहीं हांडी प्रणाली के माध्यम से उबालकर कत्था जाति के क्या नाम है, कथोड़ी जाति के द्वारा कत्सा जो है वो तैयार किया जाता है। खैर का जो वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है बताइए। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। उदयपुर के साथ साथ सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के भीतर खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। सलूम्बर के साथ साथ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बूंदी डिस्ट्रिक्ट के भीतर खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। और बूंदी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करोगे, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। झालावाड़ के साथ साथ बात करो कोटा डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। कोटा के साथ साथ बात करोगे तो बारा डिस्ट्रिक्ट के भीतर खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। बारा के साथ साथ बात करो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर खैर का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। इस बात को याद रखें। खैर के उस वृक्ष के बाद बात करोगे तो महुआ वृक्ष की बात आती है। महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक जो नाम देखने को मिलता है वो मधुका लॉन्गोफोलिया जो है वो महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। देखिए महुआ वृक्ष जो है उस महुआ वृक्ष की पत्तियों से कहीं महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महुआ वृक्ष की पत्तियों के माध्यम से देशी शराब, मावड़ी, भीलों का सोमरस जिसे कहा जाता है वो कहीं के बनाया जाता है। साथ ही साथ महुआ वृक्ष की जो चाल होती है उसका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। भाई साहब ऑब्वियसली बात है कि आदिवासियों से संबंधित है। आदिवासी लोग कहाँ पर रहते हैं? वागड़ वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात आती है कि महुआ वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पाया जाता है वो डूंगरपुर के भीतर पाया जाता है। डूंगरपुर के साथ साथ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के भीतर महुआ वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये महुआ वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। उदयपुर के साथ साथ बात करोगे तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो महुआ वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। सलूम्बर के साथ साथ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो महुआ वृक्ष हुआ सर्वाधिक पाया जाता है। महुआ वृक्ष के बाद अर्जुन वृक्ष की बात आती है। अर्जुन वृक्ष एक प्रकार का औषधीय पौधा है। अर्जुन वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाया जाता है अर्जुन, झालावाड़ के भीतर अर्जुन वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो तो अर्जुन जू, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर अर्जुन वृक्ष जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। इस बात को याद रखें। अर्जुन वृक्ष के बाद बात करोगे तो हमारे सामने अश्वगंधा जो पौधा हुआ वो आता है। अश्वगंधा पौधा भी एक प्रकार का औषधीय पौधा है जिसके माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कहीं की बढ़ती है। इस बात को अश्वगंधा पौधे की जड़ों के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से दवाइयां बनाने का काम होता है। मैं बता दूं कि अश्वगंधा की राजस्थान के भीतर सर्वाधिक खेती जो की जाती है वो एक कोटा संभाग के भीतर अश्वगंधा पौधे की सर्वाधिक खेती की जाती है। अश्वगंधा के बाद बात करोगे तो शहतूत का पौधा हमारे सामने आता है। शहतूत के पौधा वो पौधा जिस पर रेशम के कीट जो हैं, कीड़े जो हैं वो पाले जाते हैं। रेशम की जो खेती होती है उसके ट्रैक्टर मतलब टसर पद्धति कहा जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो सेरिकल्चर कहलाता है। शहतूत का पौधा राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? शहतूत तो मतलब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर शहतूत का पौधा सर्वाधिक पाया जाता है। शहतूत के बाद बात करोगे तो आडू वृक्ष आता है। आडू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कठपुतली बनाने के लिए किया जाता है। मंगलियावास करके जगह है अजमेर के भीतर जहां पर 1000 वर्ष पुराने दो कल्प वृक्ष के पौधे हैं। आज भी वहां पर कल्प वृक्ष का मेला लगता है हरियाली अमावस्या के दिन। कब आती है ये हरियाली अमावस्या? भाई साहब श्रावण मास की अमावस्या को आती है, याद रखना। मैं बता दूं करके एक रखत करके शब्द आता है। रखत का मतलब राखियोड़ी मतलब कि पड़ियोड़ी भूमि, मतलब कि बिना जुती हुई जो खेत होता है उसे कहीं की रखत कहा जाता है। कांकड़ किसे कहा जाता है? खेतों की वो सीमा जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं उसे कांकड़ कहा जाता है। डांग और रुद्र जो हैं वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो हमारा अपन बात करते हैं राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली जो प्रमुख जो घास एक्चुअली हुई, ग्रास जो हुई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सेवन घास जो है वो कहीं की आती है। इस बात को याद रखें। सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम एक्चुअली देखने को मिलता है वो कहीं सिंडिकस, लेसियूरस सिंडिकस जो है इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। राजस्थान के भीतर सेवन घास जो है
जैसलमेर के भीतर मोहनगढ़ से लगाकर पोखरण तक जो 60 किलोमीटर लंबी जो भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर ये सेवन घास सर्वाधिक पाई जाती है। यदि मैं अलग से बात करूँ तो सेवन घास राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर के भीतर सर्वाधिक पाई जाती है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं सेवन घास वो घास है जिसके अंतर्गत घोड़ावन पक्षी अंडे देता है, इसलिए इसे घोड़ावन की सरहस्थली कहा जाता है। सेवन घास को घासों का राजा कहा जाता है। सेवन घास वो है जो सूखने के बाद लिरोण कहलाती हैं। सेवन घास ही नहीं, राजस्थान के भीतर करड़ और अंजन भी राजस्थान के भीतर पश्चिमी राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली प्रमुख घासें हैं। सेवन घास के बाद बात करोगे धामण घास आती है। धामण घास का जो कहीं कहीं वैज्ञानिक नाम देखने में घास सेंसेटी, मतलब कि आप क्या सैनक्रस सैटी जैरस जो है वो धामण घास का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। धामण घास वो घास है जो पश्चिमी राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली एक सूखी घास है जिसका उपयोग दुधारू पशुओं के लिए किया जाता है। धामण घास के बाद बात बूढ़ घास आती है। बूढ़ घास एक प्रकार की बूढ़ नहीं से सुगंधित घास है। इस बात को जिस बूढ़ घास से खुशबूदार तेल जो है वो कहीं के बनाया जाता है या फिर तेल प्राप्त होता है, खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। बूढ़ घास राजस्थान के भीतर बीकानेर जिले के भीतर सर्वाधिक पाई जाती है। बूढ़ घास के बाद बात करो खस करके घास आती है। ये जो खस घास जो है ये खस जो घास है ये भी खस एक प्रकार की सुगंधित घास है। जिस खस घास से इत्र जो है वो कहीं बनाया जाता है। खस घास का उपयोग पर्दे बनाने के लिए होता है। खस घास का उपयोग जो होता है वो हाथ के पंखे बनाने के लिए होता है। खस घास जब सुगंधित घास है तो खस घास के माध्यम से शरबत बनाया जाता है। और खस घास का उपयोग कमरों को ठंडा बनाने के लिए और कमरों को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। खस घास राजस्थान के भीतर खास सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाई जाती है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करोगे तो टोंक डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये खस घास सर्वाधिक पाई जाती है। टोंक डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अजमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये खस घास सर्वाधिक पाई जाती है। अजमेर के साथ साथ ये नहीं भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये खस घास सर्वाधिक पाई जाती है। इस बात को याद रखें। खस घास के बाद बात करोगे तो हमारे सामने मोथा घास जो हुई वो आती है। मोथा घास राजस्थान के भीतर घना पक्षी विहार जो कहीं कहीं है भरतपुर के भीतर वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। जब मोथा घास घना पक्षी विहार भरतपुर के भीतर सर्वाधिक पाई जाती है तो मोथा घास वो घास है जो पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। इस बात को याद जो है वो याद जो एक्चुअली है याद रखें। मोथा घास के बाद एंचा घास आती है। एंचा घास राजस्थान के भीतर ए नहीं बी मतलब कि घना पक्षी विहार जो है भरतपुर के भीतर वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती हैं। और एंचा घास वो घास है जिसके भीतर पक्षी उलझकर मर जाया करते हैं। इस बात को याद रखें। एंचा घास के बाद बात करोगे तो हमारे सामने भरुंट करके घास आती है। भरुंट घास राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली एक प्रकार की कांटेदार घास है। भरुंट घास के बाद बात करोगे तो हमारे सामने गोखरू घास या फिर पाखंडी गोखरू घास या फिर पाखंडी घास आती है। जो गोखरू घास है या फिर पाखंडी घास है यह भी पश्चिमी राजस्थान के भीतर पाई जाने वाली एक प्रकार की कांटेदार घास है जिसे ऊंट बड़े चाव के साथ खाते हैं। गोखरू घास या फिर पाखंडी घास के बाद बात करोगे तो हमारे सामने कांग्रेस घास या फिर गाजर घास आती है। कांग्रेस घास या फिर गाजर कांग्रेस नुकसान ही करती है। कांग्रेस घास या फिर पार्टी के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस घास या फिर गाजर घास एक्चुअली जो कहीं हुई करके वो एक प्रकार की नुकसानदायक घास है, जो एक प्रकार की खरपतवार घास है, जो एक प्रकार की नुकसानदायक घास है। कांग्रेस घास या फिर गाजर घास के बाद बात करोगे तो हमारे सामने मुराद करके घास आती है। जिस मुराद घास का वैज्ञानिक नाम जो देखने को मिलता है मुराद नहीं पेनिकम ट्रिगिडम जो है उसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। ये जो मुराद घास एक्चुअली जो है ये शुष्क हमारे शुष्क क्षेत्रों के भीतर पाई जाने वाली एक प्रकार की पशु चारे की घास है। इस बात को याद जो एक्चुअली है करके गोखरू कह दिया अपन ने। एंचा घास जो था वो एंचा घास की बात कर ली। आवाज़ तो नहीं आती था रूम तक आवे रही आवाज़। एंचा घास के बाद बात करोगे तो सबसे पहले बात आती है पाखंडी घास की। एंचा घास की बात कर ली मैंने, भरुंट घास की बात कर ली, फिर कौन सी बात की कांग्रेस गाजर घास की बात कर ली, फिर मैंने ये कौन सी छूट रही है एंचा घास, भरुंट घास, गोखरू पाखंडी घास, कांग्रेस गाजर घास, मुराद घास आज पूरी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं झाड़ी क्षेत्रफल की। राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पूरी कर दी भाई 10 घासें थी राजस्थान के भीतर विशेष। आगे बात करते हैं अपन। राजस्थान के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से अलवर डिस्ट्रिक्ट नहीं पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ वो कहीं की पाया जाता है। इस बात को याद है। पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 453.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ वो कहीं के पाया जाता है। इस बात को याद जो एक्चुअली है वो याद करनी रखे करके। मैं बता दूं उस पर शब्दों के भीतर पाली डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करूँ राजस्थान के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है वो 32999 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के बाद यदि बात करोगे तो राजस्थान के भीतर जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल सर्वाधिक जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है 329 के बैक आ जाओ 319 ने 318.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो कहीं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को राजस्थान के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली कहीं कहीं जो पाया जाता है वो कहीं एक प्रकार से
हनुमानगढ़ जिले के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल जो है वो पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है वो 8.93 है। कितना है? 893 है शायद, 8.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के बात करोगे तो राजस्थान के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो श्रीगंगानगर जिले के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर जिले के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है वो 16.38 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो श्रीगंगानगर जिले के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर जिले के बात करोगे तो राजस्थान के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। लेकिन चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली वाकई कहेंगे जो पाया जाता है वो कहेंगे 16 के बाद 26 नहीं 36.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली वो पाया जाता है। इस बात को झाड़ी क्षेत्रफल की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के भीतर प्रमुख जो उद्यान स्थित है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान आता है और एक इको टूरिज्म पार्क करके आता है। ये जो विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है या फिर इको टूरिज्म पार्क जो है वो राजस्थान के भीतर जालाना जयपुर के भीतर स्थित है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान या फिर जो इको टूरिज्म पार्क एक्चुअली हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने इनकी राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क जो हुआ वो आता है जो एक प्रकार से माचिया सफारी पार्क है जो जोधपुर के भीतर स्थित है। इस बात को याद रखें। राजस्थान के मरु वानस्पतिक पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने मंडोर गार्डन करके गार्डन आता है। मंडोर गार्डन राजस्थान के भीतर जोधपुर के भीतर स्थित है। इस बात को याद रखें। मंडोर गार्डन के बाद बात करोगे तो हमारे सामने चंबल उद्यान आता है। चंबल उद्यान कोटा के भीतर स्थित है। चंबल उद्यान के बाद बात करोगे तो हमारे सामने ऑक्सीजन पार्क आता है। ऑक्सीजन पार्क राजस्थान के भीतर ओके मतलब कि कोटा के भीतर स्थित है। ऑक्सीजन पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने एक प्रकार से ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क है वो राजस्थान के भीतर जयपुर के भीतर स्थित है। इस बात को याद रखें। प्रमुख उद्यानों के बाद बात करोगे राजस्थान के भीतर वनों से संबंधित जो संस्थान स्थित है इंस्टीट्यूट जो स्थित है उनकी बात करें। सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान के भीतर वनों से संबंधित जो संस्थान एक्चुअली आती है वो आफरी करके जो संस्थान हुई वो आती है। आफरी संस्थान को आप कह सकते हैं एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बल्कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कह सकते हो। आफरी संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 7-8-9-1987 के भीतर इसकी स्थापना हुई थी जो कहीं कहीं जोधपुर के भीतर इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा वो रिया वोटे ये तो मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ जो पढ़ा है वो कुछ ना कुछ नुस्खे निकालने पड़ते हैं। पढ़ नहीं रहा हूँ जो पढ़ा है मैंने वो बोले रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ बोले तो डायरेक्ट मैं करूँगा तो बोरिंग हो जाऊँगा तो एक निकाला ट्रिक मैंने। हाँ नहीं आपका बोले सोने का प्लान कहाँ था? तो क्यों बोले तो वहाँ पर कौन सो रहे हैं? तो आप आज यहाँ पर सोओगे? हाँ वो तो है। तो उसमें आ जाओ मेरे वाले रूम में। गर्मी तो नहीं है पूरी ठंडक रहेगी एकदम प्योर वाली ठंडक। कूलर वैसे बोले तो पूरा कोने में लग रखा है। परफेक्ट हवा तो नहीं आएगी पर ठंडक रहेगी ये बात। परफेक्ट सीधी हवा नहीं आती किसी के नहीं आती 2 बेडों में। स्पेशल रूम नाम रखा होगा। ऊपर तो पता नहीं। हाँ ऊपर खाली होगा। दोनों लगभग खाली ही हैं। पाकिस्तान के भीतर वनों से संबंधित जो संस्थान आती है वो आफरी करके संस्थान आती है। जिस आफरी संस्थान को एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है। ये जो आफरी संस्थान है इसकी स्थापना 7-8-9-1987 के भीतर इसकी जो स्थापना एक्चुअली हुई थी करके वो एक प्रकार से जोधपुर के भीतर इसकी स्थापना हुई थी। आफरी जो संस्थान है वो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के भीतर इसका उद्देश्य क्या है? आफरी संस्थान का उद्देश्य क्या है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के भीतर अनुसंधान करना और कुछ ऐसी तकनीकें विकसित करना जिसके माध्यम से वनस्पति को बढ़ाया जा सके। यही कहीं आफरी जो संस्थान एक्चुअली है इसका कहीं उद्देश्य टारगेट। अब बात आती है राजस्थान के भीतर जो वन विभाग है उस वन विभाग के भीतर प्रशिक्षण हेतु जो प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है प्रमुख प्रशिक्षण जो कहीं के संस्थान है वो कौन कौन से? सबसे पहले बात है राजस्थान के भीतर वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु पहला प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है पहला प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान एक्चुअली जो है करके वो वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहीं कहीं है। ये जो वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहीं कहीं एक प्रकार से पान ही था ताल चापर जो अभ्यारण्य है चूरू के भीतर वहाँ पर कहीं के स्थित एक प्रकार से प्रशिक्षण केंद्र है। वन्य जीव प्रबंधन एवं कहीं के रेगिस्तान पारितंत्र जो
प्रशिक्षण केंद्र एक्चुअली हुआ करके। उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आती है। अपन को पता है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ पर था, जालाना जयपुर के भीतर, मतलब राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान एक्चुअली जो है वो जयपुर के भीतर स्थित होगी। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान हुआ। उसके बाद बात करोगे, ठीक है, मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर राजस्थान वानिकी, मैं बहुत ही स्पष्ट जो शब्द एक्चुअली हुए करके उन स्पष्ट शब्दों के भीतर कहीं बता सकता हूँ। मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार जो शब्द एक्चुअली जो हुए करके उन शब्दों के भीतर बता दूँ करके कि राजस्थान वानिकी एक्चुअली जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहा था मैं, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव जो प्रशिक्षण संस्थान एक्चुअली जो हुआ करके। उसके बाद बात करोगे तो राजस्थान के भीतर और प्रमुख जो कहीं गई और राजस्थान के भीतर वन विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रमुख जो प्रशिक्षण केंद्र या फिर प्रशिक्षण संस्थान एक्चुअली जो आती हैं करके वो क्या आती है करके, तो बता दूं करके एक मरु वन प्रशिक्षण केंद्र आएगा, एक राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र वो है जो कहीं जोधपुर के भीतर स्थित, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र वो है अलवर के भीतर स्थित ये प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण संस्थान कंपनी। अब बात वनों से संबंधित एक संस्थान आती है संयुक्त वन प्रबंधन करके संस्थान आती है। आप क्या सकते हो करके, क्या कह सकते हो, संयुक्त वन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहा जा सकता है। संयुक्त वन प्रबंधन जो संस्थान एक्चुअली जो है करके ये कहीं स्थानीय स्तर पर जो समुदाय हैं इनके, आप क्या सकते हो, क्या कह सकते हो इसे, स्थानीय स्तर पर नहीं, स्थानीय स्तर पर जो तमाम समुदाय हैं उन समुदायों की सहभागिता के लिए वनों की सुरक्षा के अंतर्गत स्थानीय जो समुदाय हैं उनकी सहभागिता लेने हेतु इस संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो स्थापना थी वो 15 मार्च 1991 के भीतर इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त वन प्रबंधन जो संस्थान एक्चुअली। उसके बाद बात करोगे तो वनों से संबंधित जो प्रमुख संस्थान एक्चुअली जो हमारे सामने आती हैं, वनों से संबंधित एक्चुअली जो प्रमुख संस्थान आती है वो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय जो हुआ वो आता है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की जो स्थापना की गई थी वो पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना जो थी वो गंगी 2019 के भीतर इसकी स्थापना जो थी वो गंगी की गई थी। इस बात को याद रखें। वनों से संबंधित जो संस्थान है उनके बाद प्रमुख दिवस जो हुए वो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले बात आती है 21 मार्च की। 21 मार्च को गंगी विश्व वानिकी दिवस जो हुआ वो मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद बात करोगे तो बात आती है 22 मार्च की। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल की बात आती है, जिस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे जो हुआ मनाया जाता है। 22 अप्रैल के बाद 22 मई की बात आती है, जिस दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है वो 2010 का वर्ष है। मई के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जुलाई नहीं, सितंबर नहीं, और सितंबर ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रमुख दिवस के बाद बात करो, अब बात आती है वनों से संबंधित जो प्रमुख जो पुरस्कार हुए वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार आता है, जो एक प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार हुआ वो आता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार वो 1986 से दिया जा रहा पुरस्कार है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है वो इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को कहीं दिया जाता है। ये जो कहीं इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है इसके भीतर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इसके भीतर पुरस्कार राशि दी जाती है। ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा उन व्यक्तियों उन संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है जो कहीं की संस्थाएं या फिर जो व्यक्ति जो है वो वनीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत या फिर बंजर भूमि विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत अपना अनुकरणीय और सराहनीय योगदान देते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार की बात करो, वनों से संबंधित जो प्रमुख पुरस्कार आता है वो इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार है जो एक प्रकार से कहीं 2007 का 2009 का कहीं पुरस्कार है। जो इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है इस पुरस्कार के तहत पर्यावरण भारत सरकार का जो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय एक्चुअली पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय एक्चुअली कहीं है उसके द्वारा इस पुरस्कार के तहत 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करो राजवायु करके एक एप्लीकेशन आता है। राजवायु क्या है, राजवायु जो एक्चुअली है करके वो 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 2016 को मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रकार से कहीं ऐप है, एक मोबाइल ऐप है। इस बात को याद करके इस राजवायु एप्लीकेशन के माध्यम से जोधपुर के भीतर, जयपुर के भीतर और उदयपुर के भीतर वायु गुणवत्ता को जांचा जा सकता है। इस बात को याद करके प्रमुख जो वन पुरस्कार एक्चुअली जो हुए उनके बाद बात करोगे तो हमारे सामने वनों से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रमुख परियोजनाएं योजनाएं वो आती हैं। सबसे पहले वनों से जुड़ी हुई जो योजना आती है वो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास योजना आती है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास योजना के माध्यम से कहीं जो है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के चारों तरफ वृक्षारोपण करना है। ये जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास योजना जो है ये जापान देश की सहायता से संचालित की गई योजना इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास योजना के बाद बात करोगे तो वनों से जुड़ी हुई जो योजना आती है वो हरित राजस्थान स्वस्थ योजना आती है। हरित राजस्थान स्वस्थ योजना वो योजना है जिसके तहत 5 करोड़ पौधे जो हैं वो कहीं वितरित किए जाने हैं। हरित राजस्थान स्वस्थ योजना के तहत जब 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाने हैं
तो हरित राजस्थान जो स्वस्थ योजना हुई उसका उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्रों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। हरित राजस्थान स्वस्थ योजना के बाद बात करोगे तो प्रोजेक्ट बोल्ड की बात आती है। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या भाई साहब? बाम्बू ओएसिस लैंड इन ड्रॉट करके एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत 2021 के भीतर हुई थी। निचला मांडवा करके जगह है उदयपुर के भीतर, वहाँ से इस प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत होती है। क्या है भाई प्रोजेक्ट बोल्ड? भाई बता दूं, खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गन के सहयोग से तनोट माता के मंदिर के आसपास जो बांस के पौधे लगाए जाने हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, यही कहेंगे एक प्रोजेक्ट बोल्ड है। प्रोजेक्ट बोल्ड के बाद तो फिर करके कार्यक्रम है। तो फिर क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। तो फिर कहेंगे ये जो कार्यक्रम है इसके तहत 4 करोड़ जो पौधे हैं वो वितरित किए जाने। तो फिर कहेंगे जो एक प्रकार से जो योजना हुई उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने इको टूरिज्म पॉलिसी आती है। इस बात को याद रखें। क्या है इको टूरिज्म पॉलिसी भाई साहब? मैं बता दूं कि आरक्षित वन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य वन क्षेत्रों के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2010 के भीतर अनुमोदित की गई जो पॉलिसी है वो इको टूरिज्म पॉलिसी है। इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करो तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति आती है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति वो नीति है जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के द्वारा कहेंगे 2023 के भीतर प्रकाशित की जाने वाली कहेंगी नीति है वो है ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति। इस बात को याद रखें। ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे सामने कहेंगे जो बात आती है व्यवस्थित तरीके से अब मैं बात करूंगा वन नीतियों की बात आती है। देखिए भारत सरकार के द्वारा पहली जो अपनी वन नीति जारी की गई थी वो 1894 के भीतर पहली अपनी वन नीति जारी की गई थी। भारत सरकार के द्वारा दूसरी जो अपनी वन नीति एक्चुअली जो जारी की गई थी वो 1952 के भीतर जारी की गई थी। भारत सरकार के द्वारा अपनी तीसरी जो वन नीति एक्चुअली जारी की गई थी करके वो कहेंगे 1988 के भीतर अपनी तीसरी वन नीति जारी की। ये जो 1988 के भीतर भारत सरकार के द्वारा जो अपनी गण की तीसरी वन नीति जारी की गई थी ये भारत की नवीनतम वन नीति है। ये जो भारत की नवीनतम जो वन नीति है इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि भौगोलिक क्षेत्रफल 33% हो, पर्वत जो है वो 60% हो और मैदान जो है वो 20%। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के द्वारा पहली वन एवं पर्यावरण नीति जो जारी की गई थी वो 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान के द्वारा जो पहली अपनी वन एवं पर्यावरण नीति जो जारी की गई थी और राजस्थान भारत के अंतर्गत राज्य वन एवं पर्यावरण नीति को जारी करने वाला पहला स्टेट, पहला राज्य था। इस बात को याद रखा। 18 फरवरी 2010 के बाद बात करोगे तो 5 जून 2023 को राजस्थान के द्वारा अपनी वन एवं पर्यावरण नीति को जारी किया गया जो एक प्रकार की नवीनतम वन एवं पर्यावरण नीति है। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि आने वाले 20 वर्षों के अंतर्गत वन क्षेत्र को 20% बढ़ाया जाएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल 20% हो। वन नीतियों के बाद वन गणना की बात आती है, वनों की काउंटिंग की बात आती है। वन गणना 2 आधार पर की जाती है। एक तो ISFR की रिपोर्ट के आधार पर, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कहीं वन गणना की जाती है, वनों की गिनती की जाती है। एक प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर मनगणना की जाती है। सबसे पहले अपन ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मनगणना की बात करेंगे। देखिए ISFR की रिपोर्ट के भीतर जो मनगणना की जाती है वो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है देहरादून उत्तराखंड के भीतर उसके द्वारा कहीं वनों की काउंटिंग की जाती है, मनगणना की जाती है। इस बात को याद रखें। ISFR की रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो प्रति 2 वर्ष के अंतर्गत एक बार जारी होती है। ये जो ISFR की रिपोर्ट है ये कहेंगे नवीनतम जो ISFR की रिपोर्ट है वो 18वीं की ISFR की रिपोर्ट है जो 2023 के भीतर जारी की गई थी। देखिए प्रथम जो वनगणना हुई थी, वनों की जो गिनती हुई थी 7/8/1987 के भीतर हुई थी। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 8% का इनके वन है वो पाए जाते हैं। मैं बता दूं तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है वो 27,389.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल राजस्थान के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। वन प्रतिशत को सबसे पहले अपन वनावरण प्रतिशत के भीतर और वृक्षावरण प्रतिशत के भीतर बात करेंगे। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो वनावरण प्रतिशत पाया जाता है वो 4.84% जो है वो राजस्थान के भीतर कुल वनावरण प्रतिशत पाया जाता है। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो वृक्षावरण क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है वो 3.16% राजस्थान के भीतर कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल पाया जाता है। अब मैं वन क्षेत्रफल को भी 2 भागों के अंतर्गत डिवाइड करूंगा, वनावरण क्षेत्रफल और वृक्षावरण क्षेत्रफल। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट हुई उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो वनावरण क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है 27 के बैग आ जो 17 नहीं 16,548 पॉइंट कहीं 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो कहीं राजस्थान के भीतर कुल वनावरण क्षेत्रफल पाया जाता है। 18वीं ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो वृक्षावरण क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो 10,841.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है राजस्थान के भीतर कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल पाया जाता है। वृक्षावरण क्षेत्रफल या फिर वृक्षावरण से कोई लेना देना नहीं, अपन वनावरण की बात करेंगे। देखिए वनावरण को सघनता के आधार पर 3 भागों के अंतर्गत बांटा जाता है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। अति सघन वन वे हो गए जो 70% से भी अधिक वन क्षेत्र के भीतर विस्तृत होते हैं। मध्यम सघन वन वे हो गए
जो जो कहीं के एक प्रकार से 40% से 70% वन क्षेत्र के बीच के अंतर्गत विस्तृत होते हैं, और खुले वन वे हो गए जो 10% से 40% वन क्षेत्र के भीतर विस्तृत होते हैं, और जो 10% वन क्षेत्र से भी कम वन क्षेत्र के भीतर विस्तृत होते हैं उन्हें झाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। इस बात को याद रखें। अब कहें कि मैंने जो वनावरण प्रतिशत आपको बताया था 4.84%, उसको ही 3 भागों में डिवाइड करेंगे अपन, अति सघन वन में, मध्यम सघन वन में और खुले वनों के अंतर्गत। अति सघन वन राजस्थान के भीतर कहीं के कुल कहीं के वन क्षेत्रफल पर जो पाए जाते हैं, अति सघन वन राजस्थान के भीतर कहीं कुल वन क्षेत्रफल पर जो पाए जाते हैं तो 0.07% भाग पर अति सघन वन जो है पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन जो है राजस्थान के भीतर टोटल 1.24% भाग पर पाए जाते हैं। ये जो खुले वन हुए राजस्थान के भीतर 3.53% भाग पर पाए जाते हैं। ये जो अति सघन वन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं वो नहीं है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। खुले वन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनके बाद अपन झाड़ी क्षेत्रफल की बात करेंगे। मैंने बताया था कि 10% से भी कम वन क्षेत्र के भीतर जो विस्तृत होते हैं झाड़ी क्षेत्रफल कहा जाता है। 18वीं IISF की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो झाड़ी प्रतिशत पाया जाता है वो 1.64% जो है वो राजस्थान के भीतर कुल झाड़ी प्रतिशत पाया जाता है। 18वीं जो IISF की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके भुगता पाया 5476.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है राजस्थान के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। अब मैंने कहा था कि झाड़ी क्षेत्रफल के अंतर्गत अपन बात करें 18वीं IISF की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख IISF रिपोर्ट, उसके अनुसार अपन बात करेंगे कि राजस्थान के भीतर किन किन जिलों के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है और किन किन जिलों के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। मैं बता दूं करके सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल राजस्थान के भीतर जो पाया जाता है पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है 45345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। पाली डिस्ट्रिक्ट की बात राजस्थान के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है वो 329.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर के बाद बात करोगे तो राजस्थान के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है 329 से बैक आ जाओ 319 नहीं 318.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। राजस्थान के भीतर न्यूनतम जो झाड़ी क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो हनुमानगढ़ जिले के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है 8.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल झाड़ी में क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के बाद बात करो राजस्थान के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर जिले के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर जिले के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है 16.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है श्रीगंगानगर जिले के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर जिले के बाद राजस्थान के भीतर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल पाया चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है 16 के बाद 26 नहीं 36.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को अब अपन बात करेंगे 18वीं जो IISF की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 3 के बाद 4 नहीं 3 के पीछे जाओ बे 7 6 2767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो 18वीं जो IISF की रिपोर्ट है 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 2700 से पूरा बैक आ जाओ 1198 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो कहेंगे एक प्रकार से अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो 18वीं जो IISF की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली कहेंगे जो पाया जाता है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली वाकई कहेंगे जो पाया जाता है वो 1198 से बैक आ जाओ 1098 नहीं 998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल झाड़ी कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो IISF की रिपोर्ट है जो 2023 के प्रमुख IISF की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है 998 से बैक आ जाओ 996 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल हुआ चित्तौड़गढ़ पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात को 18वीं जो IISF की रिपोर्ट है 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो सी नहीं बी 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है वो 996 से कहीं बैक आ जाओ 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो 996 से आप कहेंगे जो हुए करके वो 996 से आप बैक आ सकते हो 900 कहेंगे 86 नहीं 976 नहीं 975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो एक्चुअली है करके वो एक प्रकार से वाकई कहेंगे जो है करके वो एक प्रकार से 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात उठ रहे 18वीं IISF की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख IISF की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन प्रतिशत जो पाया जाता है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन प्रतिशत जो हुआ पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन प्रतिशत पाया जाता है 2 3
2360 23 पॉइंट ऐसे कुछ है, 23.2348। नहीं 2360 23.60% जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाए जाते। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट एक्चुअली जो कही गई 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली वाकई कहने जो पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल 1 जो प्रतिशत एक्चुअली पाया जाता है वो 23 से 22 2248 22.48 जो प्रतिशत एक्चुअली जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली पाया जाता है। PSK प्रकाश सुतार खंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% जो हुआ पाया जाता है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 17.50% जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। सिरोही डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो 1% एक्चुअली जो पाया जाता है वो कहेंगे PSK के प्रकाश उत्तराखंड मतलब करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% जो हुआ पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 17.5 से 15.18 जो प्रतिशत एक्चुअली है वो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है 2023 के प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली जो पाया जाता है करके तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली पाया जाता है करके वो एक प्रकार से कहेंगे जो हुआ करके 15 से बैक चले जाओ 14.30% जो हुआ वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है वो 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से वाकई करके जो हुआ करके वो एक प्रकार से वाकई करके जो है करके वो एक प्रकार से वाकई कहने जो हैं वो हनुमानगढ़ जिले के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली हुआ वो पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है 62 के बाद 72 नहीं 82 नहीं 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है वो 92 के बाद 102 नहीं 112 नहीं 111 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई तो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली कहेंगे जो पाया जाता है वो कहेंगे श्रीगंगानगर जिले के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली कहेंगे जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से 111 के बाद 113 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो श्रीगंगानगर जिले के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो कहेंगे 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो सी नहीं डी दौसा डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वो पाया जाता है। दौसा डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली वाकई कहने जो पाया जाता है वो एक्चुअली वाकई कहने जो है वो एक्चुअली वाकई कहने जो है करके वो एक्चुअली वाकई कहने 113 के बाद 121 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो दौसा डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% जो पाया जाता है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 0.45% जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के बाद करोगे तो बात आती है कि 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम जो 1% एक्चुअली कहेंगे जो पाया जाता है करके न्यूनतम जो 1% एक्चुअली वाकई कहने को जो पाया जाता है करके वो न्यूनतम जो 1% एक्चुअली पाया जाता है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 0.45 के बाद 0.49% जो है जोधपुर के भीतर कुल 1% पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% जो पाया जाता है करके JBJ मतलब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% जो हुआ पाया जाता है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली वाकई के लिए बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर
बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली वाकई कहेंगे जो पाया जाता है करके वो बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ करके वो कहेंगे 0.45 और 0.49 के बाद 0.55 नहीं, 0.65 नहीं, 0.75 नहीं, 0.85 नहीं, 0.86% जो है वो कहेंगे एक प्रकार से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% जो पाया जाता है JBJ, मतलब कि आप कह सकते हो जैसलमेर जिले के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। जैसलमेर जिले के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली पाया जाता है करके वो कहीं 0.86 के बाद 0.89 0.89 जो प्रतिशत है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम जो 1% एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली वाकई कहेंगे जो पाया जाता है करके वो 0.89 के बाद 0.95% जो है वो हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल 1% एक्चुअली जो है वो कहेंगे पाई जाती है। इस बात को याद जो है वो याद रखें। अब हमारे सामने बात आती है 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर किन किन जिलों के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है और किन किन जिलों के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई उसकी बात करेंगे। बता दूं 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर वनों के अंतर्गत जो सर्वाधिक बढ़ोतरी एक्चुअली हुई है वो ABC का उल्टा CBA जो डिस्ट्रिक्ट है इनके भीतर वनों में सर्वाधिक जो बढ़ोतरी है वो कहेंगे हुई। CBA का मतलब हुआ सीकर डिस्ट्रिक्ट के भीतर आप कह सकते हो CBA का मतलब हुआ कि 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई CBA मतलब सीकर डिस्ट्रिक्ट के भीतर वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर वनों के अंतर्गत सर्वाधिक जो बढ़ोतरी एक्चुअली हुई CBA बाड़मेर बढ़ोतरी में बड़े नाम आएंगे और कहेंगे कमी के अंदर कम नाम आएंगे। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है 2023 के प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है वो CBA अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। इस बात को अंदर के अब बात 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर किन किन जिलों के भीतर वनों के अंतर्गत कमी हुई है तो कहेंगे बप्पा गणपति बप्पा BPA करके डिस्ट्रिक्ट है जिनके भीतर वनों के अंतर्गत सर्वाधिक कमी जो है वो कहेंगे हुई है। आप बता दो करके 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई BPA 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई। 12 डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई जो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर वनों के अंतर्गत जो कमी हुई है वो BPA प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है क्या है BPA हाँ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट है 2023 की जो प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है अनुसार वनों के अंदर सर्वाधिक जो कमी एक्चुअली हुई है वो BPA बप्पा बल्कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक कमी कहेंगे हुई है। इस बात को याद जो एक्चुअली है वो याद रखें। 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई तो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार एक्चुअली जो कही गई है राजस्थान के भीतर वनों के अंतर्गत जो 18वीं जो ISFR की रिपोर्ट हुई तो 2023 की प्रमुख ISFR की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के भीतर 12 जिलों के भीतर वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। 21 जिलों के भीतर वनों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई है। इस बात को याद रखें। अब बात आती है ISFR की रिपोर्ट की अपन बात करते हैं। अब अपन प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार जनगणना की बात करेंगे। देखिए प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट जो थी करके वो 29 मार्च 2024 को कहीं की रिलीज हुई थी लॉन्च हुई थी। इस बात को याद रखें। प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 9.64% जो है राजस्थान के भीतर कुल 1% पाया जाता है। भाई प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है वो 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो राजस्थान के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। और प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार जो अभिलेखित जो वन है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उनको कहीं 3 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिसके बारे में बता चुका हूँ आपको। आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट कहा जा सकता है, रक्षित या सुरक्षित वन है जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जा सकता है, अवर्गीकृत वन है जिन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जा सकता है। ये जो आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 3,695 मतलब कि 36.95% भाग के भीतर विस्तृत है। ये जो आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 12,19 इस बात को याद रखें 12,19,867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। इस बात को याद रखें। ये जो रक्षित वन है या फिर सुरक्षित वन है जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 36 के बाद 46 नहीं 56.43% भाग के अंतर्गत विस्तृत है। इस बात को याद रखें। ये जो रक्षित वन है या फिर सुरक्षित वन है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर यदि बात करोगे तो 18,629.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। रक्षित वन या फिर सुरक्षित वनों के बाद अवर्गीकृत वन आते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं। ये जो अवर्गीकृत वन है ये जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है ये राजस्थान के भीतर कुल वन
क्षेत्रफल के भीतर 6.62 भाग के भीतर विस्तृत है। इस बात को याद रखें। ये जो कहें कि अवर्गीकृत वन हुए, जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक्चुअली जो हुए, ये कहें कि राजस्थान के भीतर 2185.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। इस बात को याद रखें। अब प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वगैरह, वो माँ भगवती की कृपाओं से आप सभी के समक्ष कल प्रस्तुत करूंगा। लगभग कल वन सप्ताह कंप्लीट ही हो जाएगी। वन सप्ताह के बाद राजस्थान का एकीकरण कल ही शुरू कर देंगे, लगभग कंप्लीट ही कर देंगे। इस बात को याद रखें, दोनों पोर्शन कल कंप्लीट कर देंगे। और भगवती की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, मेरे पर बनी रहे, ऐसी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी माँ भगवती से मैं कामना करता हूँ। माँ भगवती के चरणों के अंतर्गत शीश नमाता हुआ आज के इस वीडियो को आप सभी दर्शकों के समक्ष इसी अवधि के अंतर्गत, इसी समय अवधि के अंतर्गत, इसी क्षणों के अंतर्गत विराम देता हूँ। आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। या तो आपको पढ़ने में रुचि आ रही है या फिर कुछ और वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहे। अगर ना भी देखें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है जिसके अंतर्गत आपके लिए कुछ अर्थ निकले, आपके लिए कुछ मीनिंगफुल चीज़ें हो। क्योंकि मैं इतनी स्पीड के अंतर्गत बोल रहा हूँ कि अगर इस स्पीड को 2x भी नहीं पकड़ सकता है, इस बात का दावा है। ये 2x के अंतर्गत आप देखोगे तो ये वीडियो सिर्फ मात्र 5 मिनट का बन जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए 58 मिनट 44 सेकंड बन चुके हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आधे घंटे का ही कॉल हो रखा है चैलेंज के अंतर्गत, लेकिन 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी दर्शक लगातार इस वीडियो को देखें, इसलिए बना रहा हूँ। क्योंकि ये सही वजह नहीं, सही वजह ये है क्योंकि इस आज का टॉपिक थोड़ा लंबा था, तो भाई रिवाज ज़्यादा करना पड़ा। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सो जाओ अच्छे सपनों के साथ, नींद लो और अच्छे सपनों के साथ सुबह उठकर आप उन अच्छे सपनों के लिए फिर से उस पथ पर, उस संघर्ष के पथ पर, उस मेहनत के पथ पर अग्रसर हो और बिना झिझक के और बिना कहीं की रुकावट के, बिना थकान के, निरंतर आनंद के साथ और एकदम यूँ फक्कड़ फकीरी के साथ उस संघर्ष के रास्ते को अपनाते हुए चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।